हेलो स्टूडेंट, एक बार आप सभी का फिर स्वागत है। और मैं हूं आपका प्यारा अनूप सर। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 जो कि है सर्कल। तो इसकी हम एक्सरसाइज 10.2 को डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट। पिछले वीडियोस में हमने 10.2 की काफ़ी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस कर लिया। देखते हैं इस वीडियो में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर है 10th प्रॉब्लम। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट। तो ये दो टेंजेंट है, आप इस पॉइंट को P मान लीजिए, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए। तो लिखा हुआ है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of the contact at the center। तो एक तो यहाँ पर इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर देते हैं स्टूडेंट। इस सेंटर को O मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं। ठीक है, ये एंगल जो होगा, ये एंगल कितना होगा स्टूडेंट हमारा 90 डिग्री, क्योंकि हमें बताया गया है कि सेंटर से टेंजेंट पर जो भी हम नॉर्मल जो ड्रॉ करेंगे वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री क्या बनाएगा, एंगल बनाएगा। ये भी क्या होगा स्टूडेंट, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो एक बार मैं फिर क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ और समझा देता हूँ आपको कि एक आपको सर्कल दिया है, सर्कल के बाहर एक पॉइंट दिया हुआ है P। ये P से सर्कल के दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A और B पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो ये जो एंगल बना रहा है, ये एंगल क्या बना रहा है, थीटा मान लीजिए। ठीक है, ये जो सेंटर है, इस सेंटर से इन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं वो क्या होगी, रेडियस ऑफ द सर्कल होगी। ठीक है, तो रेडियस ऑफ द सर्कल और टेंजेंट के बीच में जो एंगल ड्रॉ होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री, बिकॉज ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ए पी, है ना। सिमिलरली यहाँ होगा। फिर इन्होंने ए और बी दोनों आपके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स को जोड़ दिया लाइन से। अब यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, एंगल ए ओ बी। यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, एंगल ए ओ बी। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करता हूँ मैं। गिवन आपको पता क्या क्या है, आपको पता है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ ब्रैकेट में, ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी ए, ओ बी इज परपेंडिकुलर टू पी बी। ठीक है, अब मैं यहाँ लिखता हूँ कि क्वाड्रिलेटरल पी ए ओ बी। इस क्वाड्रिलेटरल में देखूं मैं कि एंगल पी ए ओ प्लस एंगल पी बी ओ प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट, 360 डिग्री। एंगल पी ओ ए और एंगल पी बी ओ ये कितना है, 90 डिग्री, प्लस एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो फाइनली यहाँ से क्या मिल गया हमें मिल गया एंगल ए पी बी प्लस
एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर ये जो लैंग्वेज में बोल रहे हैं, ये लोग लैंग्वेज में ये बोल रहे हैं कि एंगल ए पी बी मतलब एंगल थीटा जो आपने माना है प्लस एंगल इस सेंटर पे जो बन रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कारण इस सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री ईच अदर। यही हमें प्रूव करना था, यही हमें स्टूडेंट प्रूव करना था। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। तो सप्लीमेंट्री का मतलब ये हो गया कि यदि एक एंगल थीटा है तो दूसरा क्या होगा 180 माइनस थीटा। एक एंगल थीटा है तो दूसरा क्या होगा 180 माइनस थीटा। यही होती है सप्लीमेंट्री की डेफिनेशन की। एंगल थीटा तो अनदर एंगल क्या होगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, और ये दोनों किसको फॉलो कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री जो कीवर्ड है उसको फॉलो कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल इसको फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप ये प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी। प्रूफ करने के टाइम पर हमें कुछ नहीं पता होता कि क्या प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करना है। हम मान के चलना स्टार्ट करते हैं, चीज़ें करते जाते हैं और अपने आप सामने हमें आ जाती है। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी प्रूफ करने के लिए बोल रहा है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। तो ये बोल रहा है कि एक सर्कल है, उस सर्कल के सरकमफ्रेंस पर, ठीक है, आपने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, कर लिया, तो वो एक रोम्बस, एक क्या होगा, मतलब कि रोम्बस होगा, है ना। चलो रोम्बस, तो रोम्बस की डेफिनेशन आपको पता है क्या होती है, चलो मैं बता देता हूँ। तो देखो स्टूडेंट, ये है ए बी सी डी, ये 4 पॉइंट हो गए, ये इनके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स हो गए, ये इनके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स हो गए। मान लीजिए पी क्यू आर एस। अब यदि मैं ये जो सेंटर है इस सेंटर से इस पर नॉर्मल ड्रॉ करूं, सेंटर से ड्रॉ करूं, तो ये सारे के सारे एंगल 90 डिग्री होंगे स्टूडेंट। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। दूसरी बात, ये रेडियस होगी, रेडियस होगी ही नहीं होगी, उस सर्कल की रेडियस होगी। ठीक है, तो अब मुझे पता है सॉल्यूशन में मैं लिख रहा हूँ केवल फर्स्ट थिंग कि रोम्बस की डेफिनेशन क्या होती है। ये डेफिनेशन होती है कि जो चारों इसकी भुजाएं हैं, चारों इसकी साइड है, वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ऑल 4 sides, 4 sides are equal। ठीक है, और यदि 4 साइड्स इक्वल होंगी तो वो एक तरह से बोला जाए तो स्क्वायर ही बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर 4 साइड्स के साथ साथ ये भी जरूरी है कि अपोजिट साइड्स, पैरेलल साइड्स सेम होना बहुत ज़रूरी है। पैरेलल साइड्स सेम होना बहुत ज़रूरी है। तो स्क्वायर में तो क्या होता है कि शेप जो है वो स्क्वायर टाइप का होता है, लेकिन रोम्बस में शेप थोड़ा सा चेंज हो सकता है ना। चलिए, तो अब मैं यहाँ ले रहा हूँ कि ये टेंजेंट है, टेंजेंट है ए पॉइंट से बी पर ड्रॉ किया, टेंजेंट ए पॉइंट से एस पर ड्रॉ किया। तो मैं यहाँ लिखूँगा वी नो दैट, हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं कि सर्कल के बाहर से किसी एक पॉइंट से सर्कल पर 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जाए तो वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो वी नो दैट ए पी इज इक्वल टू ए एस। क्लियर है। इसी तरह से पॉइंट बी पर क्या हो जाएगा, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। इसी तरह से सी पॉइंट पर क्या हो जाएगा, सी क्यू। एक सेकेंड, ए पी इज इक्वल टू ए एस हो गया, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू हो गया। फिर मैं यहाँ लिखूंगा सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, और फिर लिखूंगा लास्ट में डी आर इज
इक्वल टू डी आर इज इक्वल टू डी एस। ठीक है, और ऐसा मैं क्यों बोल पा रहा हूँ, बिकॉज दीज आर टेंजेंट, ये सारे के सारे क्या है, टेंजेंट्स हैं। टेंजेंट्स ए बी सी एंड डी। अब मैंने कर दिया एडिशन बोथ साइड, एडिशन बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने एडिशन किया तो मुझे क्या मिलेगा, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ठीक है, अब देख रहे हो स्टूडेंट, ए पी और बी पी ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, ए बी प्लस सी आर प्लस डी आर मिलके क्या बन जाएंगे, सी डी बन जाएंगे। ए एस और डी एस मिलके क्या बन जाएंगे स्टूडेंट, ए डी प्लस बी क्यू और सी क्यू मिलके क्या बन जाएंगे, बी सी बन जाएंगे। अब इतना बनने के बाद यदि मैं बोलूँ इफ, अरे मैं यहाँ लिख दूँ इफ, ठीक है, जो पैरेललोग्राम होता है वो तो हो गया। रोम्बस में ए बी इक्वल टू क्या होता है, सी डी होता है। इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। देयरफॉर यहाँ से क्या आ जाएगा निकल के, 2 टाइम्स ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए डी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब ए बी इक्वल टू क्या आ गया, ए डी आ गया, ए बी इक्वल टू ए डी आ गया। देयरफॉर ए बी तो पहले से ही सी डी के बराबर था, अब ए डी के बराबर हो गया, और ए डी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। मतलब यहाँ में लिखा है ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, वो क्या बन जाएगा हमारा, रोम्बस बन जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, प्रूव हो गया। समझ में आया। तो स्क्वायर और रोम्बस एक ही है, हर एक स्क्वायर रोम्बस हो सकता है, बट हर एक रोम्बस स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि वो थोड़ा सा टिल्टेड फॉर्म में हो सकता है रोम्बस। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आई होप ये समझ में आया हो। तो चलते नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 12। प्रॉब्लम नंबर 12 आराम से आप इसको पढ़िए, क्या बताना चाह रहा है। बोला चला है, एक ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी, ठीक है, इज ड्रॉन टू ए सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल ड्रॉ किया, और उस सर्कल का जो रेडियस है ना वो है 4 सेंटीमीटर। तो मैं सर्कल रेडियस ड्रॉ कर लूँ, कितना है ये, 4 सेंटीमीटर। यहाँ भी ड्रॉ कर लूँ मैं, कितना है ये, 4 सेंटीमीटर। ये आपको दिख ही रहा है कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, अब ये बोल रहा है सच दैट द सेगमेंट बी डी एंड डी सी into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively। तो ये बोल रहे हैं कि सर्कल ने इस BC को जहाँ पर टच किया है, दैट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वो क्या है, D। तो BD की जो लेंथ है वो है 8 सेंटीमीटर, और CD की जो लेंथ है वो है 6 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो B का जो टेंजेंट है वो क्या हो गया, BD, C के लिए टेंजेंट क्या हो गया, CD। ठीक है, यहाँ पर मैंने स्टूडेंट एक पॉइंट मान लिया E, और ये मैंने मान लिया F। मान सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इतना मैंने मारने के बाद देखा कि इस B के लिए तो टेंजेंट मतलब BE हो गया, A के लिए AE हो गया, AF हो गया। तो A B C जो बाहर 3 पॉइंट्स बैठे हुए हैं, उन तीनों के लिए टेंजेंट्स हो गए नहीं हो गए। तो ये पूछ रहे हैं फाइंड द साइड ऑफ AB एंड AC। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि AB और AC क्या होंगे, मतलब AB और AC बताइए क्या होगा। AB इज इक्वल टू व्हाट और AC इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है स्टूडेंट, चलिए सॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है,
कि मैं यदि ये बोलूँ आपसे कि बी डी जो है वो क्या बी ई के इक्वलेंट होना चाहिए, तो ये कितना हो गया 8। और मैं आपसे बोलूँ कि सी डी इज इक्वलेंट टू सी एफ, ये कितना हो गया 6। ठीक है, और यहाँ लिख रहा हूँ बिकॉज दीज आर टेंजेंट्स, ये सारे के सारे क्या है टेंजेंट्स है ए बी सी। तो यहाँ पर बी डी इक्वल टू, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया ये 6 सेंटीमीटर हो गया और ये 8 सेंटीमीटर हो गया टेंजेंट्स की प्रॉपर्टी से। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने यहाँ पर आगे मान लिया कि ये जो है ना, ये टेंजेंट की लेंथ कितनी है x है, मैंने मान लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेट, क्योंकि लेट लगाना पड़ेगा। लेट ए एफ इज इक्वल टू क्या होगा ए ई होगा, इसको मैंने मान लिया x, मान लिया। चलिए अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात आपको दिखाता हूँ मैं स्टूडेंट सामने, देखना जरा कि सी डी ओ एफ, ये जो एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, इस क्वाड्रिलेटरल को मैंने बीच में से डिवाइड कर दिया, कर सकता हूँ। इस क्वाड्रिलेटरल को मैंने बीच में से डिवाइड कर दिया, कर सकता हूँ। इस क्वाड्रिलेटरल को मैंने बीच में से डिवाइड कर दिया, कर सकता हूँ। थोड़ा सा ये तिरछा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं ये बोल रहा हूँ किसी भी एक चीज़ को मैं पकड़ लूँ, किसी भी एक चीज़ को मैं पकड़ लूँ, यहाँ लिख दिया मैंने क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल सी डी ओ एफ। सी डी ओ एफ में जो लाइन सी ओ है उसने दो ट्रायंगल बना दिए, ट्रायंगल ओ सी डी एंड ट्रायंगल ओ एफ सी। और ये दोनों जो ट्रायंगल है सेम होंगे, क्यों? क्योंकि सी डी इज इक्वल टू क्या है सी एफ है, और ओ सी कॉमन है। तो इसका मतलब ओ डी इज इक्वल टू किसके हो गया, ओ एफ के हो गया, जो कि दिख ही रहा है सामने। तो इन तीनों को देखते हुए ट्रायंगल ओ सी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ एफ सी। क्लियर? अब इसको देख करके मुझे ये लग रहा है कि जब ये दोनों ट्रायंगल एक जैसे हो चुके हैं, तो क्यों ना हम इसकी प्रॉपर्टी का यूज़ करें। तो अब यहाँ पर मैं आगे ना बताते हुए ट्रायंगल ओ सी डी को मैंने ओ एफ सी के बराबर कर दिया, ट्रायंगल ओ बी डी वो सिमिलर क्या हो जाएगा ट्रायंगल बी ओ ई, और ट्रायंगल ए एफ ओ किसके बराबर हो जाएगा ट्रायंगल ए ओ ई के। ठीक है स्टूडेंट, ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद मैं एक रेशियो का खेल खेलता हूँ, स्टार्ट करता हूँ खेल। तो यहाँ पर आप यहाँ तक नोट कर लीजिए फटाफट, इसको यहाँ तक आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो अब मैं इसका इरेजर ले रहा हूँ, ठीक है, और ये मैंने यहाँ से इसको रब्ड कर दिया। तो ट्रायंगल का आप पैरामीटर बोल लीजिए, ट्रायंगल का पैरामीटर क्या लिख सकता हूँ मैं 2s इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, तो s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 2 आ जाएगा। ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू है 8 प्लस एक्स, प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है 8 से 14, प्लस
सी ए की वैल्यू कितनी है 6 प्लस एक्स अपॉन 2। ठीक है, तो क्या मैं एस को लिख सकता हूँ 14 और 6 20 और 8 28 में 2 का भाग दिया तो कितना बचेगा 14 प्लस एक्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसके अब थोड़ा सा मुझे और इरेज करने की जरूरत पड़ेगी। और इरेज करके मैंने क्या किया कि मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने की कोशिश करूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है स्टूडेंट? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, क्या लिखूंगा मैं इसको? रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और ये जो ए बी सी है ना, ए बी सी, ये क्या है एक्चुअल में? ए का मतलब क्या हो गया ए बी, बी का मतलब क्या हो गया बी सी, और सी का मतलब क्या हो गया सी ए। तो ए बी की वैल्यू कितनी है 8 प्लस एक्स। ए बी की वैल्यू कितनी है बच्चों 8 प्लस एक्स। तो 8 प्लस एक्स। बी सी कितना है 14, सी ए कितना है 6 प्लस एक्स। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने जब लिखा तो ये क्या लिख दूंगा मैं, रूट के अंदर एस कितना है 14 प्लस एक्स। तो अगले स्टेप लिखा मैंने 14 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स। अगले में लिखा मैंने 14 प्लस एक्स माइनस 14। और थोड़ा सा मुझे अडैप्ट करने की जरूरत तो पड़ ही रही है बार बार, क्योंकि जगह की बड़ी किल्लत है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 14 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स हो जाएगा स्टूडेंट। चलो, तो ये x से x कैंसिल आउट हो गया, इस 14 से ये 14 कैंसिल आउट हो गया, इस x से ये x कैंसिल आउट हो गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया यहाँ से, ये आ गया आपका 14 प्लस एक्स, ये 14 है, 14 में से 8 गया तो 6 ही तो बचा, तो 6 लिखो ना यहाँ पर, ये हो गया 6। और ये x है, ठीक है, और 14 में से 6 गया तो 8। ठीक है, तो फाइनली ये आ जाएगा आपका रूट ऑफ 8 6 48 x इंटू 14 प्लस एक्स। इक्वेशन नंबर 1 ये मैंने बना ली स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेंदी है नो डाउट, तो आप पेशेंस बनाए रखिएगा। अब केवल हमें यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। ठीक है स्टूडेंट, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया आपके सामने ये दिया हुआ है। ठीक है, कोई गलती होगी तो देख लेना, क्योंकि कम स्पेस में ये थोड़ा सा मसला रहता है। अब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया फर्स्ट। सेकंड यदि मैं इसको कंपेयर करूं अलग तरीके से, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स। 2 टाइम्स मैंने क्यों लिया समझ में आएगा आपको। आप देख रहे हो कि क्वाड्रिलेटरल ओ एफ सी डी में 2 ट्रायंगल बन रहे, दोनों का सेम ही है, तो मैंने एक को कंसिडर करना है ट्रायंगल ओ सी डी और उसको 2 ना कर देना है। इसी तरह से ट्रायंगल इसको ले लीजिए ओ डी बी को, इसी तरह से ट्रायंगल लास्ट में ए ओ ई को ले लीजिए। ठीक है, ये ले लीजिएगा। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ कि ये कितना आने वाला है 2 टाइम्स। ट्रायंगल ओ सी डी कितना हो जाएगा स्टूडेंट 1/2 बेस कितना है 6 इंटू हाइट कितनी है 4 प्लस 1/2 ट्रायंगल ओ डी बी में बेस कितना है 8, हाइट कितनी है 4।
प्लस ट्रायंगल ए में 1/2 बेस कितना है। अब यहाँ थोड़ा ज्ञान दीजिएगा कि बेस x है और हाइट कितनी है 4 है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व किया तो फर्स्ट थिंग 2 2 2, ये 2 तो कैंसिल हो गया, ये हो गया 6 चौक 24 प्लस 8 चौक 32 प्लस 4x, तो ये हो जाएगा आपको 32 और 4 36, 36 और 20 56, 56 प्लस 4x, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब ये दोनों ही ट्रायंगल के एरिया हैं तो दोनों इक्वल होंगे, तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लिखने जा रहा हूँ। रूट ऑफ 48x 14 प्लस x इज इक्वल टू, यदि मैं यहाँ से 56 प्लस 4x, कोई दिक्कत नहीं है, एक स्टेप और लिख लेंगे आगे। अगेन मुझे इसको रब्ड करना होगा और मैंने इसको कर दिया रब्ड। और रब्ड करने के बाद थोड़ा सा मैंने इसको मैनिपुलेट करना स्टार्ट किया। मैनिपुलेट करना क्या स्टार्ट किया स्टूडेंट कि मैं जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर लीजिएगा, आपने सॉल्व करना है इसको। तो ये लिखा हुआ है 48x रूट ऑफ 14 प्लस x, यहाँ से मैंने 4 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा 14 चौक 56 प्लस x। ठीक है, चलो तो अब मैं देख रहा हूँ कि इसको सॉल्व करूँ तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ स्टूडेंट कि रूट ऑफ 48x इज इक्वल टू 4 रूट ऑफ 14 प्लस x, क्योंकि ये रूट है और ये विदाउट रूट है, कैंसिल आउट हो जाएगा। स्क्वायर कर देता हूँ मैं दोनों तरफ, स्क्वायर किया तो 48x इज इक्वल टू 4 इंटू 4 16, 14 प्लस x। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 48x इज इक्वल टू 16 और 14, काफ़ी बड़ी वैल्यू आ गई है, निकल करके सामने देख लेते हैं। 16 और 14, 16 चौक 64 की 4 कैरी 6, 16 कम 16 6 22, 224 प्लस 16x। ठीक है स्टूडेंट, अभी तो काफ़ी लंबा चलना है, हमें x की वैल्यू ही निकालनी है अभी तो हमें। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैनिपुलेशंस और करना पड़ेगा लास्ट में, बस लास्ट मोमेंट पर हैं। ये इधर चला जाएगा 48x माइनस 16x इज इक्वल टू 224, तो ये हो जाएगा आपका 48 में से 16 जाएंगे तो शायद 32x इज इक्वल टू 224 होगा। चलो तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 224 बटे 32, देखते हैं 16 से जा रहे हैं जरा, तो 16 दूनी 32, 16 एकम 16 और 6, 16 चौक 64 गई था भी और ये 7, तो फाइनली स्टूडेंट x इक्वल टू कितना आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर आ गया। x इक्वल टू क्या आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर आ गया और हम फाइनल आंसर की तरफ खड़े हुए हैं। तो फाइनल आंसर को लिखने के लिए मुझे साफ़ करनी होंगी चीज़ों को, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। तो ये सब कुछ मैंने साफ़ किया यहाँ पर, और करने के बाद मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना था ए बी। तो बच्चों ए बी इक्वल टू क्या था, ए बी इक्वल टू था ए ई प्लस ए बी। तो ए बी इज इक्वल टू ए कितना था x प्लस ई बी कितना था 8, तो ए बी इक्वल टू एक्स कितना आ गया 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। आंसर हो गया स्टूडेंट। दूसरा मुझसे पूछा था ए सी क्या था, वो था ए एफ प्लस एफ सी। ए एफ कितना है x, एफ सी कितना है 6, तो ए सी इज इक्वल टू एक्स कितना आ गया 7 प्लस 6, तो ये हो गया 13 सेंटीमीटर। कितना हो गया स्टूडेंट 13 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये आपका आंसर आ गया। तो नो डाउट क्वेश्चन का सॉल्यूशन काफ़ी लेंथी था, बिल्कुल लेंथी था, मार्क्स इसी तरह से मिलेंगे आपको।
तो आई होप आपको काफ़ी समझ में आया होगा। जहाँ कहीं भी डाउट हो आप वीडियो को पॉज करके आगे पीछे करके देख सकते हैं, चीज़ें समझ में आएंगी। एक बार में नहीं आएंगी, 2 बार में आएंगी, 2 बार में नहीं आएंगी, 3 बार में आएंगी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए। तो ये था एक्सरसाइज 10.2 का जो लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप सभी स्टूडेंट ने ये एंजॉय किया होगा, वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो स्टूडेंट अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ, कुछ नई प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।